हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग बोर मॉडल पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम वेलोसिटी के निकालने के लिए फार्मूला डेराइव करेंगे, जिस फार्मूले से हम यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दैट इज़ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए किसी भी ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन द बोर मॉडल हम लोग देखेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बोर मॉडल काम करता है। बोर मॉडल जो एप्लीकेबल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दैट इज यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है ना। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो हम लोग यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं। तो हमने पोस्टुलेट्स में देखा था कि बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट थे उसमें बोर ने ये बताया था, प्रीअज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो अगर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ऊपर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है और अंदर की तरफ जो प्रोटॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज कूलम्बिक फोर्स से खींच के रखा हुआ होता है ना। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, जहाँ से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mv² / r के बराबर, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, एफ ई में कह देता हूँ इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होता है kZe²/r² के बराबर। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया mv²/r = kZe²/r²। जहाँ पे m क्या है हमारा, m है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट ऑर्बिट। अगर vn की बात करें तो nth ऑर्बिट में हो जाएंगे। r क्या है, r है रेडियस किसी भी ऑर्बिट में, जो रेडियस होगा ऑर्बिट का, इसको आर एन भी कह सकते हैं हम, nth ऑर्बिट का रेडियस। के है कूलम्ब कांस्टेंट और z है हमारा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं हम इसको, और e है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर। ठीक है। अब हम लोग पोस्टुलेट 2 में हमने देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस ऑर्बिट में की जो n की वैल्यू 1 अगर हम पुट करें तो h/2π के बराबर होगा उसका एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड ऑर्बिट में 2h/2π के बराबर होगा। थर्ड ऑर्बिट में 3h/2π के बराबर होंगे, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो mvr एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के बराबर होगा, है ना। जहाँ पे n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हम ऑर्बिट नंबर कह सकते हैं उसके, और h क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v² हम पोस्टुलेट 1 से डिराइव करेंगे। यहाँ पे पोस्टुलेट 1 में हमने mv²/r = kZe²/r² लिख रखा है। अब इसी mv²/r = kZe²/r² से सिंप्लीफाई करेंगे v² का टर्म, है ना। तो यहाँ से जो हमारा v² आएगा और वो क्या आएंगे, v² = आ जाएंगे kZe²/mr के बराबर, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो दूसरा हमने पोस्टुलेट्स लिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हमें क्या कहता है कि mvr = nh/2πr होता है। यहाँ से हम r की वैल्यू को डेराइव करेंगे और r जो आएगा हमारा, mv को अगर हम इधर ले जाएं तो nh/2πmv के बराबर आएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल डेरिवेशन के लिए हमने सब्स्टिट्यूट करके v² की जो वैल्यू निकाली है, वो v² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, kZe²mnh/2πmv के बराबर। यहाँ पे हमने r की जो वैल्यू है, यहाँ पे उस r की वैल्यू को भी पुट कर दिया है। जो हमारा फाइनल इक्वेशन में mr आया था, इस r के जगह पे हमने पुट कर दिया है इस वैल्यू को nh/2πmv। तो हमारा जो v² आ गया, v² आ गया किसके बराबर, kZe²/mnh/2πmv के बराबर। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो v² की वैल्यू आएगी वो kZe²/m × 2πmv
अपॉन NH के बराबर आएंगे, है ना। इसको और भी सिंप्लीफाई करें, जो V स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास वो आएंगे 2 पाई के ZE स्क्वायर इंटू V अपॉन NH के बराबर। और V से V को जब हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो V की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 पाई के Z स्क्वायर अपॉन NH के बराबर। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स पता है इसमें वो देख लेते हैं। हमें पाई की वैल्यू पता है, हमें K की वैल्यू पता है, Z जो है वो चेंज हो सकता है, हो सकते हैं कोई दूसरा एटम हमने ले लिया तो उसका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें लेने पड़ेंगे, उसके एटॉमिक नंबर लेने पड़ेंगे। E की वैल्यू हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। जो हमें वैल्यूज़ पता है जैसे 2 पाई के स्क्वायर बाय H, इनमें से सारी की वैल्यू हमें पता है, इनको हमने सॉल्व कर लिया। और बाकी Z बाय N जो है वो हमारा चेंज हो सकता है, वेरिएबल्स हैं तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे। तो जब सॉल्व कर लेंगे हम 2 पाई के Z स्क्वायर अपॉन H को, तो जो उसकी वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10⁶ के बराबर आएगी, मीटर पर सेकेंड में हमारा ये Vn आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के, है ना। Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने हाइड्रोजन के लिए Z1 दैट इज हाइड्रोजन के लिए हमने बात करी तो उसकी वेलोसिटी, और हीलियम प्लस के लिए हमने बात करी दैट इज Z इजिकल टू 2 उसकी वेलोसिटी। तो अगर हमने इसको 1 और इसको 2 कहा तो 2 की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी 1 से। ठीक है, अगर ऑर्बिट हमने फिक्स कर दिया है ना, अगर ऑर्बिट मान लो दोनों में हमने फिक्स कर दिया है, N1 की बात कर रहे हैं। उसी तरह हमने अगर N की वैल्यू चेंज करा तो वो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे हमने लिया है, और वो चेंज कैसे होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेंगे, है ना। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके सेल में, उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम होते जाएगी, है ना। जैसे अगर हमने फर्स्ट सेल की बात करी तो इसकी वेलोसिटी को अगर हमने V1 कहा, दूसरे सेल के वेलोसिटी को अगर हमने V2 कहा, तीसरे सेल के वेलोसिटी को हमने अगर V3 कहा, तो जो V1 की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी V2 से, और V2 की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी V3 से। तो हम कह सकते हैं कि जैसे से N की वैल्यू बढ़ेंगे वेलोसिटी घटता जाएगा, है ना, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए तो वेलोसिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N होंगे, और Z बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेंगे। मतलब एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी उसके बढ़ेंगे, और अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी घटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, है ना। जैसे आप मान लो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फॉर हीलियम आयन। अब हीलियम आयन तो यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो हम इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो V2 होगा हीलियम आयन के लिए, V2 दैट इज सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो वेलोसिटी होंगे वो होंगे 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन N, जहाँ पे Z की वैल्यू और N की वैल्यू हम अगर पुट कर दें तो 2.18 मीटर पर सेकेंड में होंगे, राइट। 2.18 इंटू 10⁶ Z की वैल्यू क्या हो जाएंगी, Z की वैल्यू 2 चूँकि हीलियम है, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछा जा रहा है तो वो भी 2 हो जाएंगी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का पता चल गया कि 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या हम सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड में भी कह सकते हैं। तो 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे के वीडियो में हम कैसे फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, और कैसे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बोर ऑर्बिट के, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।